हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल लेक्स नॉलेज। आज की वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस एक्ट 1861 को पढ़ने वाले हैं और ये हमारा यूपी एपीओ एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक यूनिक वे से पढ़ेंगे जिससे हम लोग को ये एग्जाम पर्पस के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा और हमारे सारे क्वेश्चन इसलिए हो जाने हैं। तो डेट ऑफ असेंट क्या है यहाँ पे? डेट ऑफ असेंट यहाँ पे है 22 मार्च 1861, जो कि हमारा एग्जाम डे है। इस दिन यूपी एपीओ का एग्जाम होने वाला है, ये तो सबको याद हो गई और ये भी याद हो जाएगा। स्ट्रक्चर एक्ट नंबर 5 है और टोटल प्रोविजन जो हमको देखने को मिलते हैं वो 47 है, प्लस 1 फॉर्म भी मेंशन है। प्रेम्बल क्या है? प्रेम्बल दो बात करता है। पहली तो बताता है कि टू रीऑर्गेनाइज द पुलिस और सेकंड बताता है टू मेक इट एफिशिएंट। फिर सेक्शन 1 जो है हमारा इंटरप्रिटेशन की बात करता है, जिसमें यहाँ पे अलग अलग डेफिनेशंस लिखी गई हैं। जैसे मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कौन होगा, यानी चीफ ऑफिसर जिसके पास एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हो और साथ ही साथ वो पावर ऑफ मजिस्ट्रेट एक्सरसाइज कर रहा हो। मजिस्ट्रेट कौन होगा? कोई भी पर्सन जो मजिस्ट्रेटियल पावर एक्सरसाइज कर रहा है विद इन जीपीडी यानी जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट। पुलिस कौन होगा? पर्सन एनरोल्ड अंडर दिस एक्ट, उसको हम लोग पुलिस मानेंगे और सेक्शन 8 में उसको सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट मिल जाएगा। जनरल पुलिस डिस्ट्रिक्ट क्या होता है? कोई भी प्रेसिडेंसी हो गया, स्टेट ऑफ प्लेस हो गया या उसका पार्ट हो गया, वो जीपीडी हो जाएगा। अब डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट या डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इसमें कौन आ जाएगा? असिस्टेंट डीएसपी या अदर पर्सन जिसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर रही है। प्रॉपर्टी कराएगी, प्रॉपर्टी में मूवेबल प्रॉपर्टी, मनी, वैल्यूएबल सिक्योरिटी, और इसमें नोट करने की बात है कि इसमें इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पे नहीं आने वाला। अब पर्सन में इसमें इंक्लूड करता है, पर्सन में कंपनी और कॉर्पोरेशन दोनों को। मंथ में इसका मतलब हो जाएगा कैलेंडर मंथ। और कैटल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हॉर्न कैटल यानी सींग वाले जानवर आ जाएंगे। एलिफेंट, कैमल्स, हॉर्सेस, एसेस, म्यूल्स, सीप, गोट्स, स्वाइन, ये सब आ जाएंगे। अब यहाँ पे कौन नहीं आएगा? डॉग नहीं आएगा। ठीक है। रेफरेंस टू सबॉर्डिनेट रैंक, तो मेंबर बिलो रैंक ऑफ डिप्टी सुपरिटेंडेंट, यहाँ पे रेफरेंस टू सबॉर्डिनेट रैंक्स में आ जाएंगे। अब जैसे मैंने बताया था हमने ग्रुपिंग किया जिससे इजी याद हो जाए, तो यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुपिंग है वो सिविल एविएशन पर्सनल। ये हमारे शुरू में नहीं था, ये बाद में ऐड किया गया है। और कब ऐड किया है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। 2001 के यूपी अमेंडमेंट एक्ट से हुआ है और जिसकी इन्फोर्समेंट डेट है 10 अगस्त 2001। याद कर लीजिएगा इसको। डेफिनेशन क्या हो जाएगी? सीएपी की डेफिनेशन भी ऐड की गई है। तो इसमें बताया गया ऑफिसर और एम्प्लॉय जो सिविल एविएशन डिपार्टमेंट था और जो किस में पोस्टेड था? मेंटेनेंस, सिक्योरिटी या जनरल एडमिनिस्ट्रेशन विंग में। सेक्शन 2 बात करता है कि भाई सीएपी जो है अब वो क्या कहलाएंगे? टू बी अ पुलिस फोर्स। कब से? व्हेन द डेट डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, और जब वो फॉर्मली इनरोल हो जाए अंडर सेक्शन 8A। फिर ऑप्शन नॉट टू बिकम पीओ, अगर कोई सीएपी ऑफिसर नहीं चाह रहा है कि वो पुलिस फोर्स बने, तो वो क्या कहेगा? वो नोटिस देगा डीजी को। डीजी कौन है यहाँ पे? डायरेक्टर जनरल ऑफ एविएशन। विद इन 30 डेज, 30 डेज का टाइम पीरियड भी याद करना है। एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी किसके पास रहेगी? डीजी के पास रहेगी एविएशन के। और इसको असिस्ट कौन करेंगे? एडिशनल डायरेक्टर या अदर ऑफिसर। कंडीशन एंड ड्यूटीज, भाई ये स्टेट गवर्नमेंट के अंदर पुलिस फोर्स आती है तो स्टेट गवर्नमेंट ही यहाँ पे कंडीशन और ड्यूटीज प्रेस्क्राइब करेगी। सेक्शन 8 किसकी बात करता है? एनरोलमेंट ऑफ सिविल एविएशन पर्सनल। ये कहता है जब कोई भी सिविल एविएशन पर्सनल यहाँ पे एनरोल होगा, अपॉइंट होगा, तो उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और वो उस पर सील किसकी होगी? वो होगी डीजी एविएशन की या अदर ऑफिसर जो इस बिहाफ में अपॉइंटेड है। अब आता है सेकंड जो हेडिंग है हमारी, वो है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड सारे प्रोविजन हमको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो सेक्शन 2 बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फोर्स। तो इसमें बताया गया कि जो फोर्स होगी उसको एक सिंगल फोर्स माना जाएगा और वो फॉर्मली एनरोल्ड होने वाली है। और नंबर ऑफ ऑफिसर, पे और कंडीशन ऑफ सर्विस कौन डिसाइड करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब आता है सुपरिटेंडेंट ऑफ फोर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट, जो 3 में बताया गया है। तो स्टेट गवर्नमेंट का जो होगी वो सुपरिटेंड करेगी फोर्स को। और कोई भी पर्सन, ऑफिसर, कोर्ट सुपरसीड या कंट्रोल नहीं कर सकता पुलिस को अदरवाइज देन दिस एक्ट। जैसा इस एक्ट में लिखा है वैसे कर सकते हैं, उसके अदरवाइज नहीं कर सकते। सेक्शन 7 बात करता है अपॉइंटमेंट, डिसमिसल एक्सेट्रा ऑफ इंफीरियर ऑफिसर यानी सबॉर्डिनेट ऑफिसर। तो यहाँ पे ये आर्टिकल ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 311 एंड रूल्स मेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो डीजीआईजी हो गया, या डीजीआईजी मतलब डायरेक्टर जनरल कम आईजी, या डीआईजी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, असिस्टेंट आईजी, डीएसपी, ये क्या कर सकते हैं? डिसमिस कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। किसे? पुलिस ऑफिसर ऑफ सबॉर्डिनेट रैंक। अपने मन से कर सकते हैं या कोई रीजन देंगे? भाई ग्राउंड होने चाहिए, रेमिस नेग्लिजेंट ऑन ड्यूटी हो या फिर अनफिट फॉर ड्यूटी हो। ठीक। अब अदर पनिशमेंट, अगर वो चाह रहे हैं कि भाई ये तीनों चीजें ना करने के अलावा वो कुछ और करें, मतलब कुछ अदर पनिशमेंट दे, तो क्या क्या कर सकते हैं? 1 मंथ फाइन दे सकते हैं, 15 डेज का कन्फाइनमेंट दे सकते हैं क्वार्टर में, उनका इंक्रीमेंट होल्ड कर सकते हैं, या उनका जो गुड कंडक्ट पे है उसको डिप्राइव कर सकते हैं कि नहीं देंगे भाई। और रिमूवल फ्रॉम डिस्टिंक्शन या स्पेशल जो पोस्ट है वहां से रिमूव कर सकते हैं। अब 45, 46 जो भी मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि हमको याद हो जाए। तो 45 में बताया गया है स्टेट गवर्नमेंट जो आईजी साहब हैं उनको प्रिस्क्राइब करेंगे फॉर्म ऑफ रिटर्न और उनको डायरेक्ट करेंगे कि उनको सबमिट करना है रिटर्न।
सेक्शन 46 बात करता है कि स्कोप ऑफ एक्ट कब एक्सटेंड हो सकता है, जब स्टेट गवर्नमेंट चाहे और वो पूरे एक्ट या उसके किसी पार्ट को किसी प्रेसिडेंसी, स्टेट या प्लेस या उसके पार्ट में एक्सटेंड कर सकते हैं। अब जो दूसरी हमको एक और हेडिंग देखने को मिलती है दैट इज एनरोलमेंट सर्टिफिकेट। इसमें बताया गया 8 और 28 को मैंने एक साथ लिख दिया है। 8 में जब सर्टिफिकेट मिलता है और 28 में जब आप डिलीवर नहीं सरेंडर जब आपको करना होता है और आप नहीं करते हो तब क्या होगा। तो एवरी पुलिस ऑफिसर जो है अपॉइंटमेंट के टाइम उसको एक सर्टिफिकेट मिलेगा और उस पर सील किसकी रहेगी, आईजी की या अदर ऑफिसर जिसको आईजी ने अपॉइंट किया है इस पर्पज के लिए। इफेक्ट क्या रहेगा भाई, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, आपके पास पावर आ गई, फंक्शन आ गई और प्रिविलेज मिल गई किसकी, पीओ की यानी पुलिस ऑफिसर की। अब सरेंडर कब करना है, जब आप सीज कर देते हो, जिस दिन से आप पुलिस ऑफिसर नहीं हो, हट गए हो, उस दिन से आपको ये जो एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है उसको रिटर्न करना होगा, सरेंडर करना होगा। सस्पेंशन, सस्पेंशन क्या सरेंडर करना है होगा नहीं, सस्पेंशन जो होता है हमारा वो सीजर ऑफ पुलिस ऑफिसर नहीं माना जाता, इसलिए वहां पे सरेंडर करने की नीड नहीं है। अब 28 बात करता है रिफ्यूजल टू डिलीवर सर्टिफिकेट ऑन सीजर एज पीओ। भाई हमने क्या किया कि हम अब पुलिस ऑफिसर नहीं है लेकिन हम अपना सर्टिफिकेट भी वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं, तो अब क्या होगा, लाइबल टू कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। तो वहाँ पे लाइबिलिटी क्या बनेगी भाई, 200 रुपीज़ जो होंगे 200 रुपीज़ उसकी पेनल्टी पड़ जाएगी और साथ ही साथ हो सकता है कि आपको इम्प्रिजमेंट दी जाए 6 मंथ की या दोनों दिए जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास है वो आईजीपी यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। यहाँ बताया गया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पुलिस थ्रू आउट, दो जगह है, जीपीडी और लोकल जुडिक्शन ऑफ मजिस्ट्रेट। तो जीपीडी में कौन एडमिनिस्टर करेगा, डीजी कम आईजी, आईजी, डीआईजी, असिस्टेंट आईजी। और लोकल जुडिक्शन में कौन करेगा, डीएसपी एंड डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एडिशनल एसपी, जॉइंट एसपी या असिस्टेंट एसपी, ये हो गया। सेक्शन 5 बात करते हैं डीजी आईजी जो होगा हमारे, उनके पास पावर होगी मजिस्ट्रेट की लेकिन वो सब्जेक्ट टू लिमिटेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज होगी। सेक्शन 12 बात करता है पावर ऑफ आईजी यानी डीजी कम आईजी की, वो रूल्स बना सकते हैं किसके रिगार्डिंग, तो यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का अप्रूवल यहाँ पे होना चाहिए। जैसे आप कौन कौन से रूल बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन, क्लासिफिकेशन या डिस्टर्बेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स, या उनके रेसिडेंस कहाँ पे रहना है, पर्टिकुलर सर्विस कौन कौन सी परफॉर्म करनी है, कलेक्ट और कम्युनिकेट इंटेल कैसे कम्युनिकेट करना है, देयर आफ्टर इंस्पेक्शन, आर्म डिस्क्रिप्शन, अकाउंटमेंट या अदर नेसेसिटीज को कैसे देना है, देयर आफ्टर ऑल अदर ऑर्डर रूल्स एक्सपीरियंस फॉर प्रिवेंटिंग अब्यूज एंड नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी, इसके लिए वो रूल्स बना सकते हैं। जो हमारा ये है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा पुलिस ऑफिसर, इसमें बहुत ढेर सारे सेक्शन आ रहे हैं, 9, 10, 20, 21, 22, 23, 24 और 44, याद हो गया ना इजीली। तो अब सेक्शन 9 में है पीओ नॉट टू विड्रॉ फ्रॉम सर्विस और रिजाइन। भाई विड्रॉ फ्रॉम ड्यूटी अगर उन्हें करना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेसली अलाउड होना चाहिए डीएसपी से और या अदर ऑफिसर जो इसलिए अथराइज हो। रिजाइन करना है तो उन्हें लीव ऑफ डीएसपी चाहिए और साथ ही साथ रिटर्न नोटिस चाहिए, कितने टाइम की, ऑफ नॉट लेस देन मिनिमम 2 मंथ। ठीक। अब सेक्शन 10 बात करता है पीओ जो होगा वो किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं हो गया। भाई जो पुलिस की ड्यूटी है वो फुल एम्प्लॉयमेंट है, ऐसा नहीं है कि 2-3 घंटे की या 6 घंटे 12 घंटे की, वो 24 घंटे ड्यूटी है, तो आप किसी अदर एम्प्लॉयमेंट में एंगेज नहीं हो सकते। अगर आपको एंगेज होना है तो आपको परमिटेड इन राइटिंग होना चाहिए बाय डीजीआईजी, सिर्फ यही एक्सेप्शन है। सेक्शन 20 ऑथराइज एक्साइज बाय अथॉरिटी जो मिलेगी वो पीओ को इस एक्ट के अंदर मिलेगी और किसी एक्ट के अंदर नहीं होगी, तो इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटी वही एक्साइज कर सकते हैं। सेक्शन 21 विलेज पीओ जो होगा उस पे ये जो एक्ट है वो अप्लाई नहीं होगा अनलेस वो ऑफिशियली इनरोल्ड ना हो। ठीक। सेक्शन 22 पीओ जो होता है जैसा हमने बताया ऑलवेज ऑन ड्यूटी होता है, उसको किसी भी पार्ट में भेजा जा सकता है, मना नहीं कर सकता कि हम नहीं जाएंगे। 23 ये पूछा गया है कि जो जनरल ड्यूटीज है पीओ की वो कहाँ पे है, तो जनरल ड्यूटीज में क्या जाएगा, ऑर्डर्स जो मिले हैं उनको एग्जीक्यूट करना, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट और कम्युनिकेट करना, प्रिवेंट ऑफेंसेस और जो ऑफेंडर है उनको कोर्ट तक ले जाना। एंटर विदाउट वारंट की इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे इंस्पेक्ट करने के लिए एंटर कर सकते हैं, ड्रिंकिंग शॉप, गेमिंग हाउस, प्लेस और रिसोर्ट ऑफ लूज कैरेक्टर। 24 बात करता है पीओ को अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिली है वो मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं और अप्लाई कर सकता है फॉर समन, वारंट या सर्च वारंट या अदर लीगल प्रोसेस के लिए। 44 बात करता है जीडी की, ये सोच बहुत बार पूछा गया है कि जो पीओ होगा उसको जीडी बनानी है और इसमें क्या करेगा, सारी डिटेल रहेंगे ऑफेंस की, ऑफेंडर की, वेपन की, विक्टिम की, विटनेस की, सब कुछ रहने वाला है। मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट क्या कर सकते हैं भाई, वो जो इन्होंने जीडी बनाई है उसको कॉल कर सकते हैं और इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मजिस्ट्रेट के पास ये पावर है। अब डिस्पोजल ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी होगा, भाई इसको भी मैंने साथ साथ लिख दिया है 25, 26, 27। तो इसमें ये बताया गया 25 में कि ड्यूटी ऑफ पीओ है, यहाँ पूछा जाता है कि कौन ये इनक्लेम्ड प्रॉपर्टी को कौन चार्ज ले सकता है, तो पीओ ले सकता है, कोई भी पुलिस ऑफिसर, टू टेक चार्ज ऑफ अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी और उसकी इन्वेंट्री बना के वो किसको प्रेजेंट करेगा, टू द मजिस्ट्रेट। पीओ एक्ट सब्जेक्ट टू मजिस्ट्रेट ऑर्डर, भाई मजिस्ट्रेट जैसा ऑर्डर करेगा उसके अकॉर्डिंग पीओ को एक्ट करना है। 26 मजिस्ट्रेट में डिटेन प्रॉपर्टी एंड इशू प्रोक्लेमेशन, डिटेन कर ली प्रॉपर्टी को और प्रोक्लेमेशन इशू कर देंगे और रिक्वायर करेंगे कि किसी को भी अगर क्लेम फाइल करना है तो विद इन कब तक करें,
6 मंथ। कब से? जब से प्रोक्लेमेशन इशू किया गया है। 27 में क्या बताया गया कि भाई ऐसा हुआ कि ये जो 6 महीने का टाइम पीरियड है इसमें कोई क्लेमेंट आया ही नहीं, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, प्रॉपर्टी अभी तक सोल्ड नहीं हुई है तो उसको ऑर्डर करेगा सेल करने के लिए, और सोल्ड हो गई है या अब हुई है तो उसकी जो सेल प्रोसीड है वो अब एट द डिस्पोजल ऑफ स्टेट गवर्नमेंट रहेंगे, वो डिसाइड करेगी कैसे उसको डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक। अब जो दूसरा है हमारा स्पेशल पुलिस ऑफिसर। स्पेशल पुलिस ऑफिसर भी पूछा गया है बहुत ज़्यादा कि 17 में क्या है स्पेशल पुलिस ऑफिसर, 18 में उसकी पावर है, और 19 में अगर कोई बंदा नहीं चाह रहा है कि उसको स्पेशल पुलिस ऑफिसर बनना है तो क्या क्या होगा। तो सेक्शन 17 बात करता है स्पेशल पुलिस ऑफिसर की। इसमें बताया गया है कब ये अपॉइंट होंगे। भाई ऐसा हुआ है कि कहीं पे अनलॉफुल असेंबली, रायट या पीस डिस्टर्बेंस हुई है या उसकी अप्रीहेंशन है कि होने वाली है, और वहाँ पे जो ऑर्डिनरी पुलिस फोर्स है वो सफिशिएंट नहीं है, एडिशनल की जरूरत है। तो जो पुलिस ऑफिसर होगा नॉट बिलो इंस्पेक्टर, वो अप्लाई करेगा, एप्लीकेशन देगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को, और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर करेंगे कि जो रेसिडेंट है वहाँ के उनको अपॉइंट कर देंगे एज अ स्पेशल पुलिस ऑफिसर। ठीक। अब सेक्शन 18 बात करते हैं पावर ऑफ स्पेशल पुलिस ऑफिसर कैसे होगी। जो भाई पावर हमारे पुलिस की होती है ऑर्डिनरी ऑफिसर ऑफ पुलिस, वही पावर सेम स्पेशल पुलिस ऑफिसर एक्सरसाइज करेंगे। सेक्शन 19 बात करता है कि भाई किसी ने मना कर दिया कि भाई वो अभी स्पेशल पुलिस ऑफिसर नहीं बनेंगे, तो जो अपॉइंटेड पर्सन होगा अगर वो सफिशिएंट कॉस्ट दे रहा है तब तो कोई बात नहीं, सफिशिएंट एक्सक्यूज दे रहा है, लेकिन अगर विदाउट सफिशिएंट एक्सक्यूज है, रिफ्यूजल है, तब वो क्या करेगा, लाइबिलिटी होगी वहाँ पे, फाइन अप टू 50 रुपीज। ठीक। अब आ जाता है हमारा प्रोविजन रिलेटिंग टू एडिशनल पुलिस फोर्स। तो यहाँ ये बताया गया सेक्शन 13 जो है हमारा एडिशनल पीओ एम्प्लॉयड एट कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। भाई एडिशनल अगर पुलिस मंगा रहे हो किसी को भी चाहिए तो वो कॉस्ट ऑफ उस इंडिविजुअल की होगी जिसने अप्लाई किया है। तो यहाँ देखते हैं हम लोग एक पर्सन है जो नेसेसिटी शो करेगा और वो क्या करेगा, एप्लीकेशन देगा डेप्यूटी टू एप्लीकेशन टू डेप्यूट एडिशनल पुलिस फोर्स इन जीपीडी। और वो किसको एप्लीकेशन जाएगी, डीजी का आईजी को दे सकते हैं, आईजी को दे सकते हैं, डीआईजी को दे सकते हैं, असिस्टेंट आईजी को दे सकते हैं और डीएसपी को। और ये जो एक्सक्लूसिवली ये जो फोर्स रहेगी जो भी है वो अंडर डीएसपी रहेगी और किसके कॉस्ट पे रहेगी, एट द कॉस्ट ऑफ एप्लीकेंट। अब इसको विड्रॉल करना है भाई, हो गया है काम, अब उसको लग रहा है कि नहीं भाई अब उसको नीड नहीं है, अब उसको विड्रॉ करना है क्योंकि चार्ज तो उसके ऊपर पड़ रहा है। तो अब विड्रॉ करने के लिए उसको 1 मंथ नोटिस नहीं होगी इन राइटिंग। उसका इफेक्ट क्या रहेगा कि वो अब वो जो चार्ज था इस नोटिस के एक्सपायरेशन के टाइम से उस चार्ज से रिलीव हो जाएगा, अब उसके ऊपर उसकी कॉस्ट बियर नहीं करनी है। सेक्शन 14 बात करता है एडिशनल पुलिस इन नेबरहुड ऑफ रेलवे एंड अदर वर्क्स। तो डीजी कम आईजी जो हैं, डीजी आईजी डिप्यूट करेंगे विद द कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। रेलवे की बात है भाई, स्टेट गवर्नमेंट रहेगा, और एट चार्ज ऑफ पर्सन हैविंग कंट्रोल ऑफ फंड्स ऑफ दैट वर्क। जो भी उसको वर्क के लिए फंड जिसको मिल रहा है वही इसके चार्ज पे रहेगा। सेक्शन 15 बात करता है इन डिस्टर्ब्ड और डेंजरस डिस्ट्रिक्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट पहले प्रोक्लेमेशन बताएगी, किसी डेंजरस से डिस्ट्रिक्ट को डिक्लेयर करेगी कि वो डेंजरस है या डिस्टर्ब्ड है, और क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो इनहेबिटेंट है उनका कंडक्ट ऐसा हो गया है। अब अपॉइंट और एम्प्लॉय ऑफ एडिशनल फोर्स बाय कौन अपॉइंट करेगा, आईजी ऑफ पुलिस करेंगे या ऑथराइज ऑफिसर करेंगे, विद कंसेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट होगा, और चार्ज किसका रहेगा, एट चार्ज ऑफ इनहेबिटेंट्स। देयर आफ्टर नोट हमको यहाँ क्या करना है कि मजिस्ट्रेट शेल अपोर्शन सच कॉस्ट अमंग इनहेबिटेंट। कोई भी जो कॉस्ट अभी यहाँ आई है उसको मजिस्ट्रेट अपने अकॉर्डिंग अपोर्शन कर सकते हैं। 15 क्लॉज 5 ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो एग्जाम कर सकती है किसी भी पर्सन को ऑफ सच कॉस्ट। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे बताता है इनहेबिटेंट के लिए कि इनहेबिटेंट कौन होंगे, जो भी पर्सन वहाँ पे लैंड होल्ड कर रहे हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या लैंडलॉर्ड हो गए जो रेंट वहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो वहाँ पे रिसाइड करें, वो वहाँ पे इनहेबिटेंट माने जाएंगे। 15 ये बात करता है अवॉर्डिंग कंपनसेशन टू सफरर्स फ्रॉम मिसकंडक्ट ऑफ पर्सन इंटरेस्टेड इन लैंड और इनहेबिटेंट। भाई मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट और सब डिवीजन है, वो कंपनसेशन दे सकते हैं विक्टिम्स को। विक्टिम कौन होंगे, जिनके अगेंस्ट में डेथ, ग्रीवियस हर्ट या इंजरी कॉज हुई है, या जिनकी प्रॉपर्टी लॉस या डैमेज हुआ है। अब मजिस्ट्रेट क्या करेगा, विद सैंक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एक इंक्वायरी कंडक्ट करेगा और डिक्लेयर करेगा कि जो पर्सन कौन कौन इंटाइटल्ड है कंपनसेशन के लिए, या अमाउंट कितना देना है कंपनसेशन का, और प्रोपोर्शन असेस करेंगे कि जो इनहेबिटेंट बॉर्न करेंगे, यानी बियर करना है उनको, कितना कितना कंपनसेशन देना है। स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो किसी को भी एग्जम्प्ट कर सकती है। रेमेडी क्या होगी यहाँ पे, कंपनसेशन ऑर्डर जो यहाँ पे दिया गया वो फाइनल रहेगा अनलेस रिवीजन हुआ है बाय द रिवीजन डन बाय द कमिश्नर ऑफ डिवीजन और स्टेट गवर्नमेंट, और इसके लिए सिविल सूट जो होगा वो मेंटेनेबल नहीं रहेगा, नो सिविल सूट इज मेंटेनेबल। सेक्शन 16 बात करता है रिकवरी ऑफ मनी पेएबल अंडर 13, 14, 15 एंड 15A एंड डिस्पोजल अंडर 16। तो मजिस्ट्रेट जो होता है वो कोई भी जहाँ पे पेनल्टी दी गई है या मनी रिकवरी के लिए है उसको रिकवर कर सकता है एज पर सेक्शन 461 एंड 462 ऑफ बीएनएसएस और बाय सूट इन कॉम्पिटेंट कोर्ट। और मजिस्ट्रेट की ड्यूटी है टू पे मनी, जो भी यहाँ पे मनी रिकवर हुआ है उसको एंटाइटल पर्सन तक पहुंचाने की भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट की है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेनल्टी एंड पावर। सेक्शन 29 बात करता है पेनल्टी फॉर नेग्लेक्ट ऑफ ड्यूटी बाय पीओ।
अब भाई कौन-कौन सी नेगलेक्ट ऑफ ड्यूटी, पीओ ने क्या किया है भाई, वॉल्यूशन ऑफ ड्यूटी की है या विलफुल ब्रीच कर दिया है, विथड्रॉल किया था विदाउट नोटिस, या फिर अब उसने लीव ली उसके बाद उस लीव खत्म होने के बाद रिपोर्ट नहीं किया, या उसको गिल्टी ऑफ कोवर्टिस है, कायरता के लिए, या फिर एंगेज इन अदर एम्प्लॉयमेंट। तो उस केस में क्या होगा, उसका लाइबिलिटी होगी ऑन कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट। कितनी लाइबिलिटी हो सकती है, पेनल्टी अप टू 3 मंथ पे, या फिर इम्प्रिजनमेंट अप टू 3 मंथ, या दोनों हो सकते हैं। ठीक। अब आता है रेगुलेशन सेक्शन 30, रेगुलेशन ऑफ कंडक्ट ऑफ पब्लिक असेंबली या प्रोसेशन। तो अब ये कौन रेगुलेट करेगा, डीएसपी, एडिशनल डीएसपी, जॉइंट डीएसपी या असिस्टेंट डीएसपी। तो पीओ पुलिस ऑफिसर रिक्वायर करेगा, कंसर्न पर्सन बोलेगा, कंसर्न पर्सन की ये कंसर्न पर्सन है जिसको प्रोसेशन निकालना है, तो वो क्या करे, या पब्लिक असेंबली करनी है तो वो क्या करे, वो अप्लाई फॉर लाइसेंस करे। ठीक। किसके लिए, यही डीएसपी, एडिशनल डीएसपी को, और इशू लाइसेंस विद कंडीशन। तो ये लोग क्या करेंगे, अब लाइसेंस इशू करेंगे, विद कंडीशन इशू करेंगे। और लेकिन यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनको कॉस्ट नहीं बियर करनी है। तो रेगुलेट कंडक्ट ऑन पब्लिक स्ट्रीट, पब्लिक रोड और फेयर्स, ये रेगुलेट कर सकते हैं इसे, और प्रेस्क्राइब कर सकते हैं रूट फॉर प्रोसेशन या पब्लिक असेंबली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है यहाँ पे, 30 क्लॉज 4 जो पूछा जाता है कि पावर टू रेगुलेट द एक्सटेंट ऑफ म्यूजिक ऑन स्ट्रीट ऑन ओकेजन ऑफ फेस्टिवल एंड सेरेमनीज। तो ये इनके पास पावर है। ठीक। अब आता है सेक्शन 30A, पावर विथ रिगार्ड टू वायलेशन ऑफ कंडीशन ऑफ लाइसेंस अंडर सेक्शन 30। तो अथॉरिटी क्या है, तो मजिस्ट्रेट यहाँ पे किसके पास अथॉरिटी है, मजिस्ट्रेट के पास, डीएसपी के पास, असिस्टेंट डीएसपी के पास, इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस या एनी पुलिस ऑफिसर इन चार्ज। पावर क्या रहेगी, पावर ये लोग क्या कर सकते हैं, कुछ जो प्रोसेशन है उसको स्टॉप कर सकते हैं या असेंबली को डिस्पर्स कर सकते हैं, जो और कह सकते हैं कि जो प्रोसेशन असेंबली है वो क्या बन गई है, डीम्ड अनलॉफुल असेंबली। अब सेक्शन 31 बात करता है ड्यूटी ऑफ पुलिस टू कीप ऑर्डर एंड प्रिवेंट ऑब्स्ट्रक्शन एट पब्लिक रोड एंड प्लेसेस। सेक्शन 32 बात करता है कि पेनल्टी फॉर डिसोबिंग ऑर्डर अंडर एंड वायलेटिंग लाइसेंस कंडीशन अंडर सेक्शन 30, 30A एंड 31। ऑन कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट क्या होगा, तो इनको फाइन कितना हो सकता है, फाइन अप टू 200 रुपीज। 32A, मजिस्ट्रेट पावर टू प्रोहिबिट मास ड्रिल और मास ट्रेनिंग एक्सेट्रा। तो यहाँ पे बताया गया फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ पब्लिक पीस और सेफ्टी और ऑर्डर बाय पब्लिक नोटिस और ऑर्डर प्रोहिबिट कर सकते हैं मजिस्ट्रेट कैरिंग ऑफ आर्म्स को, या किसी भी होल्डिंग या टेक पार्ट इन अ मास ड्रिल या मास ट्रेनिंग विद आर्म्स। कब तक के लिए, भाई ये 3 मंथ के लिए मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन इसका एक्सटेंशन कौन कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, और फॉर अप टू 6 मंथ, ये इंपॉर्टेंट है। अल्ट्रेशन और रिसेशन ऑफ ऑर्डर, दो लोग ऑर्डर चाहे मजिस्ट्रेट का हो, लेकिन यहाँ पे मजिस्ट्रेट भी उसको अल्टर कर सकते हैं या रिसेस कर सकते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट भी कर सकते हैं। सुओ मोटो भी हो सकता है या अग्रीव्ड की एप्लीकेशन पे भी हो सकता है। 32B, पेनल्टी फॉर कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोहिबिशन अंडर दिस वन, जो प्रोहिबिशन लगा है उसका कॉन्ट्रीवीन कोई कर रहा है तो ये क्या होगी, एक कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, उसमें इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ रहेगा, या फाइन अप टू 2000 रुपीज, या दोनों हो सकते हैं। सेक्शन 33 बात करता है सेविंग ऑफ जनरल कंट्रोल ऑफ मजिस्ट्रेट एंड डिस्ट्रिक्ट, ये डायरेक्टली याद करना है। सेक्शन 34, पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस ऑन रोड, ओपन प्लेस, स्ट्रीट या थ्रू फेयर। तब क्या होगा, यहाँ पे ऑफेंसेस क्या हो सकते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन किया है, इनकन्वीनियंस किया है, अनोयंस किया है, रिस्क, डेंजर, डैमेज टू रेसिडेंट या पैसेंजर। पेनल्टी कितनी हो सकती है, फाइन अप टू 50 रुपीज, या इम्प्रिजमेंट हो सकता है अप टू 8 डेज। यहाँ बोथ नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट है। नोट, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर जो होगा टेक इन कस्टडी विदाउट वारंट ऑफेंसेस फ्रॉम एक्ट। तो यहाँ कुछ ऑफेंसेस दिए गए हैं, वो आप लोग एक्ट से पढ़ लेंगे कि वो विदाउट वारंट कस्टडी ले सकता है। सेक्शन 34A बात करता है प्रोविजन ऑफ सेल ऑफ टिकट्स फॉर एंटरटेनमेंट एडमिशन। तो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या है, ऑन ऑर्डर प्लेस प्रोवाइडर प्लस प्राइस फिक्स बाय द प्रोप्राइटर। पनिशमेंट क्या हो सकती है, ऑन कन्विक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट फाइन हो सकता है अप टू 50 रुपीज का, और इम्प्रिजमेंट हो सकती है अप टू 8 डेज की। पावर क्या क्या है इस सेक्शन में, तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर है कि टेक इन टू कस्टडी ऑफ एनी पर्सन विदाउट वारंट, और उसके जो टिकट है उसको सीज कर सकते हैं। कोर्ट के पास पावर क्या है, जो भी टिकट सीज किया गया है उसको फोरफीचर कर सकते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेनेशन एंटरटेनमेंट को डिफाइन करता है और प्रोप्राइटर को। एंटरटेनमेंट में बताया गया है एग्जीबिशन, परफॉर्मेंस, गेम, स्पोर्ट जिसमें टिकट के थ्रू एडमिशन हो रहा है। और प्रोप्राइटर कौन होगा, जो यहाँ पे इस इवेंट को मैनेज कर रहा है। मिसलेनियस प्रोविजन देख लेते हैं हम लोग। सेक्शन 35 बात करता है मजिस्ट्रेट हैज एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू ट्राई पुलिस ऑफिसर अबव द रैंक ऑफ कांस्टेबल। जुरिडिक्शन की बात करता है सेक्शन 35, इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 36, पावर टू प्रोसिक्यूट अंडर अदर लॉज नॉट अफेक्टेड बाय दिस एक्ट, कि जो अदर लॉज में पावर है वो इससे इफेक्ट नहीं होगी, लेकिन अगर वहां पे ट्राई हो गया तो यहाँ ट्राई नहीं होगा, यानी प्रिंसिपल और जो डबल जेओपार्डी फॉलोड होगा। सेक्शन 37 किसी बात करता है रिकवरी ऑफ पेनल्टी एंड फाइन इम्पोज बाय मजिस्ट्रेट। तो पेनल्टी ऑफ फाइन इम्पोज कैसे होगी, बीएनएस और बीएनएस के थ्रू। बीएनएस के जो सेक्शन 8 क्लॉज 2 से 8 क्लॉज 7 है, जो फाइन से रिलेटेड प्रोविजन वो अप्लाई होंगे। और इम्प्रिजमेंट, अगर कोई बंदा यहाँ पे फाइन नहीं दे रहा है, डिफॉल्ट कर रहा है, तो वहाँ पे इम्प्रिजमेंट जो होगी और मैक्सिमम 8 डेज होगी। ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नॉट विथ स्टैंडिंग टू एनी रूल्स ऑफ बीएनएस या बीएनएसएस है।
सेक्शन 42 बात करता है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। भाई अगर आपने सोचे हो कि आपको किसी पे एक्शन लेना है तो विद इन 3 मंथ ऑफ एक्ट कमिटेड, यानी 3 मंथ के अंदर आपको कंप्लेन करनी है। दूसरा कंडीशन क्या है, आपको 1 मंथ की नोटिस एटलीस्ट सर्व करनी है टू द डिफेंडेंट, चाहे और या आप डीएसपी या एडिशनल डीएसपी और असिस्टेंट डीएसपी को। ठीक, अब टेंडर ऑफ अमेंड्स। अब ऐसा हुआ है कि प्लेंटिफ ने, डिफेंडेंट ने क्या किया है, ऑफर दे दिया है एक सफिशिएंट अमाउंट पे करने के लिए लॉ सूट से पहले ही, या फिर उसने वो अमाउंट कोर्ट में पे कर दिया है। तो उस केस में प्लेंटिफ जो होता है, अब वो बाद में ये नहीं कह सकता कि भाई कैन नॉट रिकवर एनी अमाउंट, फिर से वो कहेगा नहीं कि हमको एक अमाउंट रिकवर करना है, क्योंकि ऑलरेडी उसने डिस्पोज ऑफ कर दिया है। तो ये म्यूचुअल एक तरह से सेटलमेंट हुआ है यहाँ पे। सेक्शन 42 प्रोविजो। अब ये बताता है कि नो एक्शन इफ डिफेंडेंट प्रोसिक्यूटेड क्रिमिनली। अब डिफेंडेंट का प्रोसिक्यूशन क्रिमिनली हो गया है तो अब उसको यहाँ पे ट्राई नहीं करेंगे, डबल जीओ पर डी। सेक्शन 43 बात करता है डिफेंस बाय पीओ दैट एक्ट डन अंडर वारंट इशूड बाय द मजिस्ट्रेट। तो पीओ ये बोल सकता है कि उसने वो जो काम किया है वो वारंट के तहत किया और मजिस्ट्रेट ने इशू किया है, तो जो प्ली होगी उसको सपोर्ट करना पड़ेगा प्रोडक्शन ऑफ वारंट से, जिसमें मजिस्ट्रेट साइन करेगा, और प्रोडक्शन जब करेगा तो डिफेंडेंट इंटाइटल होगा डिग्री उसके फेवर में। प्रूफ ऑफ मजिस्ट्रेट क्या होगा, जैसे ही उसने मजिस्ट्रेट का सिग्नेचर जो होगा उसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है जब तक उसकी जेन्युइननेस को डाउट ना किया जाए, कोर्ट डाउट नहीं कर रही हो। सेक्शन 47 बात करता है कि अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ओवर विलेज वॉचमैन या विलेज पुलिस ऑफिसर। तो स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है अथॉरिटी ऑफ डीएसपी को, और लेकिन जनरल कंट्रोल किसका होगा वहाँ पे, मजिस्ट्रेट ऑफ डिस्ट्रिक्ट का रहेगा। रिपील प्रोविजन क्या है, सेक्शन 6 है, सेक्शन 11 है, 38 है, 39, 40, 41। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा गया है कि कौन कौन सा प्रोविजन रिपील नहीं हुआ है या रिपील हो गया है। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट क्या है यहाँ पे, एक्ट नंबर 8 ऑफ 1895 है, इससे इंसर्ट किए गए थे सेक्शन 15, 15A, 16, 30A। और यूपी अमेंडमेंट एक्ट 2001, जिसे मैंने आपको बताया था, डेफिनेशन इंटर की गई है सिविल एविएशन पर्सनल की, और साथ ही साथ 2A और 8A ऐड किया है। इस तरह से हमने ये पूरा एक्ट कवर कर लिया। आप एक बार इसको ट्राई करिएगा, इस तरह से आप जब याद करेंगे तो ये सेक्शन याद हो जाएंगे और इससे आपके एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो एंड फॉलो दिस चैनल फॉर मोर अपडेट्स।